ओजोन का फॉर्म, और सभी बच्चे फेमिलियर है ओजोन से। और ये क्या है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्या है ये? इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये एलोट्रोप है। क्या है बेटा? एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। और कैसा, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल आप लोगों को पता है, मतलब इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 3 है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के? 3 है इसमें, ओजोन के मॉलिक्यूल में। और ये जो ओजोन गैस है हमारे नेचर में एटमॉस्फेयर में मिलती है। आप सभी बच्चों को पता है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। वहां पे ओजोन गैस मिलेगी आपको। अब ये ओजोन लेयर बनती किससे? एक्चुअल में ये ऑक्सीजन से ही बनती है। ये ऑक्सीजन गैस से ही बनती है। ऑक्सीजन गैस यूवी लाइट, आप लोगों को पता है यूवी लाइट होती है ना? यूवी लाइट, मैं लिख देता हूँ, यूवी लाइट जो सन से आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उसकी परचेंस में ये किस में कन्वर्ट होती है? ऑक्सीजन ओजोन गैस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ओजोन गैस किस में, ऑक्सीजन गैस किस में कन्वर्ट होती है? ओजोन गैस के अंदर कन्वर्ट होती है। इस टाइप से ये नेचर के अंदर ऑटोमेटिक ही बनती है। अब ओजोन गैस का काम क्या है? ओजोन गैस का काम क्या है? हमारी रक्षा करना। किससे? हानिकारक, हार्मफुल, हार्मफुल यूवी रे से हमारी क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। आप सभी बच्चों को पता होगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, अब ये जो ओजोन लेयर है ना, इसका डिप्लेशन भी हो रहा है। आप लोगों को पता है ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में है ना, ये डिप्लीट भी होती है, मतलब खत्म भी होती है। ओजोन लेयर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वापस ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किससे बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये जो ओजोन गैस है ना, ओजोन गैस अगर गैसेस के अंदर, मतलब जो भी पॉइजनस गैसेस है या जो भी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, मैं बात कर लेता हूँ एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस क्या करती है? ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर के अंदर जो ओजोन गैस है उससे रिएक्ट करेगी और इसको किस में कन्वर्ट कर देगी? इसको ओजोन गैस, उसको ऑक्सीजन गैस में वापस कन्वर्ट कर देगी और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब कुल मिला के ये ओजोन गैस क्या हो रही है? एंड हो रही है, खत्म हो रही है, ये समाप्त हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओजोन लेयर डिप्लेशन। बात समझ में आ गई? ओजोन लेयर का डिप्लेशन किस टाइप से होता है? इस टाइप से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। इसी टाइप से सुपरसोनिक जो एरोप्लेन है ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, सुपरसोनिक एरोप्लेन है, लाइटनिंग है, वो भी क्या करती है? एनओ रिलीज करती है। एनओ रिलीज करती है। एनओ का मतलब क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है वो। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है? ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती है। इसी टाइप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप सभी बच्चों ने सुना होगा, 9th और 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा एक वर्ड, आप लोगों ने फेमिलियर होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मैंने सिंपलेस्ट एक मॉलिक्यूल लिखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये। तो ये भी क्या करता है? ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ये ओजोन लेयर को क्या करता है? ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ओजोन गैस को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करता है। जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में नंबर ऑफ कंपाउंड आते हैं, ये सारे कंपाउंड किससे रिएक्ट करते हैं बेटा? ओजोन से रिएक्ट करते हैं और ओजोन लेयर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फाइनली ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब ओजोन लेयर क्या हो गई? डिप्लीट हो गई वहां से। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। ओजोन गैस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। O3 तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो बेंड होती है, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये ओजोन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ओजोन की स्ट्रक्चर है बेटा। ये इसमें जो ये बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 117 डिग्री का, 117 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल होता है। और जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। बात समझ में आ गई? ये एंगुलर होता है, एंगुलर शेप होता है इसका, एंगुलर शेप। किसका? ओजोन मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? एंगुलर होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गई आपको? अब इसके अंदर भी क्या होता है बेटा? रेजोनेंस होता है। इसके अंदर क्या मिलता है आपको? रेजोनेंस मिलेगा। देखो किस टाइप से, ये ओजोन इस टाइप से, इसमें आपको क्या मिलेगा? रेजोनेंस मिलेगा। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अभी इसके पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ आएंगे। और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। अब इस ऑक्सीजन के पास में क्या है? एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक क्या आ जाएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है? देखो ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये अभी इसकी स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है?
एंगुलर स्ट्रक्चर है इसकी। मैं एक इसको आपको समझाने के लिए इस टाइप से मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी तरफ होता है बेटा? डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है किसको? इस ऑक्सीजन को डोनेट करता है। तो ध्यान देंगे इस ऑक्सीजन के पास में तो सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसने इस ऑक्सीजन ने किसको डोनेट कर दिया? इस ऑक्सीजन को कर दिया। और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा बेटा? यहाँ पे इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रहते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझाने के लिए बताया बेटा। इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है, बात समझ में आ रही है? अब इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। बात समझ में आ गई? ये इसके पास में ये 6 इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रक्चर होती है बेटा ओजोन की। अब इसके अंदर रेजोनेंस भी मिलेगा आपको। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं बेटा, ओजोन की किस टाइप की होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो इसके बाद में जो स्ट्रक्चर आएगी, देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएंगे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब ये जो प्लस चार्ज है ना यहाँ से हट गया, और अब क्या होगा बेटा? अब ध्यान देंगे, ये जो है वो इधर आ जाएगा शिफ्ट होकर, तो ये स्ट्रक्चर आएगी और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी? ये वापस इधर आएगा, ये वापस इधर आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस बनेगा और यहाँ पे मतलब कुल मिला के ये वाली स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर वापस बनेगी। तो इस टाइप से ये क्या रहता है? रेजोनेंस में रहता है, रेजोनेंस में रहता है। और अब इसकी कंबाइंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमें बनानी है, तो हम इसको इस टाइप से इसकी कंबाइंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बॉन्ड और ये रेजोनेंस वाला जो बॉन्ड है वो मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ये मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, ये रेजोनेंस वाला बॉन्ड है। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई बेटा? ओजोन की स्ट्रक्चर हो गई। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल, इसका कितना होता है? ये 117 का होता है। अब इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। ओजोन की फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा, ये इसका कलर कैसा होता है इसका? ओजोन गैस का कलर होता है पेल ब्लू कलर, पेल ब्लू कलर की गैस होती है। ओजोन गैस कैसी होती है? पेल ब्लू कलर की गैस होती है। ठीक है, और इसकी जो स्मेल है वो होती है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस है ये। ठीक है, कलर इसका पेल ब्लू होता है और इसकी स्मेल भी कैसी होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। ओजोन गैस की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस में तो कोई भी स्मेल नहीं आती, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और अगर ये लो कंसेंट्रेशन में है, अब इसका दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा। इफ ओजोन गैस इन लो कंसेंट्रेशन इट इज हार्मलेस। ये क्या है? इट इज हार्मलेस इन लो कंसेंट्रेशन। लो कंसेंट्रेशन में हार्मलेस है बेटा, ध्यान देंगे बेटा। और अगर इसकी कंसेंट्रेशन 100 ppm से ज्यादा पहुंच जाती है तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। बात ध्यान देंगे, अगर इसकी कंसेंट्रेशन किसकी बेटा? ओजोन गैस की कंसेंट्रेशन हवा के अंदर, एयर के अंदर इसकी कंसेंट्रेशन कितनी पहुंच जाए? 100 ppm। पीपीएम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। अगर 100 पीपीएम से ज्यादा पहुंच जाती है इसकी कंसेंट्रेशन ओजोन की एयर के अंदर, 100 पीपीएम से ज्यादा पहुंच जाती है, तो क्या होगी बेटा? ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, सांस नहीं आता, सांस उकड़ने लग जाती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब इसकी कंसेंट्रेशन 100 पीपीएम से बढ़ जाएगी तो ये होगा। ठीक है, और ये क्या होती है? स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल की सबसे खासियत कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑक्सीजन गैस इज पैरामैग्नेटिक। आज को पता होगा पैरामैग्नेटिक होती है। इवन ऑक्सीजन हैज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर इवन, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ना बेटा O2, इसके अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी पैरामैग्नेटिक है। जबकि जो ओजोन है ना, ओजोन O3, ये डायामैग्नेटिक है। ये क्या है? डायामैग्नेटिक। ये बातें आप लोग ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने आपको लोगों को बता दी। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी ये शो करती है? सबसे पहला तो है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ओजोन गैस है ना, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है। इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल गैस, ये अनस्टेबल गैस है, ये स्टेबल नहीं होती, बात ध्यान देंगे बेटा। इट इज ए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल गैस। ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है, थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग ये स्टेबल गैस नहीं होती है। इसका रीजन ये है कि बेटा ये जब है ना इसका जो डीकम्पोजिशन होता है ना, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ ओजोन गैस। डीकम्पोजिशन, मैंने ये लिखा देखो वर्ड डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज ए कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब बेटा आप एक बात ध्यान देंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं ना, वो नेचर में ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। वो नेचर में ऑटोमेटिक होते हैं। नेचर में ऑटोमेटिक होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये नेचर में ऑटोमेटिक होगा, ये अपने आप ही होने लग जाएगा, क्योंकि ये गैस कैसी है? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल गैस है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बेटा? डेल्टा एच की वैल्यू, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। किसके लिए बेटा? ये ओजोन गैस है ना, ये पड़े पड़े ही किस लाइट की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस है बेटा, ये ध्यान देंगे। और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये क्या है? ये एटम बना है। तो ये ओजोन गैस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस में और ऑक्सीजन के एटम के अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होने लग जाएगी। इसका मतलब इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये कन्वर्जन ऑफ ओजोन गैस इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो नेचर में ऑटोमेटिक होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान हो गई। और अब इसके देखो, इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी भी बढ़ रही है। इस प्रोसेस के लिए क्या बढ़ रही है बेटा? एंट्रोपी बढ़ रही है। ध्यान देंगे देखो, ये ओजोन का एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन में। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक ये हो गया, तो नंबर ऑफ एक ये एटम ये हो गया और एक ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, जबकि यहाँ पे कंपोनेंट एक ही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे एंट्रोपी चेंज हो रही है, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है। क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो वो प्रोसेस कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, वो नेचर में ऑटोमेटिक ही होने लग जाते हैं। तो अब बात आपको लोगों को समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? इसलिए अगर ओजोन गैस की हाई कंसंट्रेशन होगी ना, वो एक्सप्लोसिव होती है वो नेचर में। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाई concentration of ozone, high concentration of ozone is a explosive in nature। एक्सप्लोसिव इन नेचर मतलब वहां पे एक्सप्लोजन होता है, मतलब विस्फोट होता है। वहां पे विस्फोट होने का रीजन क्या है? कि ये जो ओजोन गैस है ना बेटा, ये ओजोन गैस ये ऑटोमेटिक ही ब्रेक होगी, इसमें ओजोन गैस में, ऑक्सीजन गैस में और नेसेंट ऑक्सीजन में। और साथ में क्या होगा? हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। इसका मतलब इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक ही होने लग जाता है नेचर के अंदर। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है ओजोन गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है नेचर के अंदर, या हवा के अंदर ओजोन गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी बेटा? उसमें विस्फोट होने का खतरा रहता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम इसका पढ़ लेते हैं बेटा, इसकी कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग होती है नेचर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। कैसे करेगी? तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है, मतलब ये क्या होता है? ऑक्सीजन का सप्लायर होता है। ये क्या है बेटा? ऑक्सीजन की अच्छी सप्लायर है। कैसे है सप्लायर? तो ये ओजोन गैस है ना बेटा, ये ऑटोमेटिक ही किस में कन्वर्ट होती है? ओजोन गैस के अंदर और नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होती है। आप लोगों को मैंने बताया, इसको हम एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन
ये ओजोन गैस है ना कंपाउंड का क्या करा देती है, ऑक्सीडेशन करा देती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे PbS लेड सल्फाइड, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं ओजोन से, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ना ओजोन से, तो सबसे पहले तो ओजोन गैस क्या करेगी, ओजोन गैस ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होगी। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन मैंने लिख दिया है, एटॉमिक ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा, लेड सल्फाइड से रिएक्ट करेगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे इसका, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं बेटा। ये हेलोजन 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 का ऑक्सीडेशन करवा के इसको हेलोजन एसिड्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देती है। ध्यान देंगे बेटा, हेलोजन को भी ये क्या करवा देती है, ऑक्सीडाइज करवा देती है। ध्यान देंगे, ये जैसे हेलोजन एसिड्स है, जैसे HCl है, इसकी रिएक्शन हम ओजोन से करवाते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम ओजोन से करवाते हैं तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगी। मतलब यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे इसका क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। विवाह समझ में आई, प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, खास खास हमने पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए। किसके बेटा, ओजोन के हमने खास खास पॉइंट डिस्कस कर लिए। इसी टाइप से ये मेटल का भी ऑक्सीडेशन कर सकती है। मेटल का ये ऑक्सीडेशन किस टाइप से करेगी, जैसे ध्यान देंगे, ये ओजोन पड़े पड़े किस में कन्वर्ट होती है, O2 प्लस ऑक्सीजन में। ये सिल्वर अगर इससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इसी टाइप से मर्क्यूरी से ये रिएक्ट करेगी, तो इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर Hg2O में इसको कन्वर्ट कर देगी। तो ये हो गया इसका कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब हम पढ़ेंगे इसका ब्लीचिंग एक्शन। ये ब्लीच भी कर सकती है। तो ये वेजिटेबल कलरिंग जो मैटर होते हैं ना, उसको ये ब्लीच कर सकती है। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द ओजोन, ओजोन एक्ट एज ए माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। कौन, ओजोन। और ये ब्लीच करवाती है, मतलब कलर उड़ा देती है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई आपको। अब इसका हम यूजेस पढ़ लेते हैं, ओजोन गैस का यूजेस क्या है। तो यूजेस तो सबसे पहला है हमारे नेचर में, यूवी लाइट से हमारी प्रोटेक्शन करती है सबसे पहला। दूसरा इसका यूज है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, अभी हमने डिस्कस किया था, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ब्लीच कर देवा देती है फैब्रिक का, है ना। फैब्रिक मतलब जो कपड़े है ना, कपड़े का, ऑयल का, स्टार्च का, फ्लोर का, स्टार्च का, इन सब का ये क्या करवा देते हैं, ब्लीच करवाने में इसको यूज करते हैं। जो भी एडिबल सब्सटेंस होते हैं ना, जो खाने वाले सब्सटेंस जिसको खाने पीने में हम यूज लेते हैं, उन सब्सटेंस का ये क्या क्या करवा देती है, ब्लीचिंग करवा देती है। नेक्स्ट इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग द presence of double bond in the unsaturated organic acid, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है या वो अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करने में ओजोन गैस का यूज होता है। तो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपको। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक नया एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं सल्फर। ठीक है, पानी में इंसोल्यूबल होती है, थोड़ी सी कंडक्टेंस भी शो करती है, किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस शो करती है। हम पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा सल्फर के बारे में। तो सल्फर के मैंने बताया था, सल्फर के जो मेन जो एलोट्रोप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, दूसरा होता है रोम्बिक सल्फर। तो यहाँ पे जो रोम्बिक सल्फर होना, जो रोम्बिक सल्फर है ये मेन सल्फर है बेटा। ये कौन सी है, ये मेन सल्फर है। कौन सी, रोम्बिक सल्फर है, ये मेन सल्फर है। और दूसरी सल्फर है उसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को हम और किसके नाम से जानते हैं, हम इसको और तो रोम्बिक सल्फर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ऑक्टाहेड्रल सल्फर या फिर इसको अल्फा सल्फर के नाम से भी इसको पहचानते हैं। तो इसके चार नाम हो गए, रोम्बिक सल्फर, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, ऑक्टाहेड्रल सल्फर या फिर अल्फा सल्फर। दूसरे जो मेन इसका इंपोर्टेंट एलोटोप है सल्फर का, उसे हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर को हम बीटा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। अब इसको बनाते कैसे, जो रो सल्फर होती है या जो रोल ऑफ सल्फर होते हैं, जो जमीन से निकालते हैं इसको खोद के, इसको सबसे पहले किस में डिजोल्व करते हैं, CH2 के अंदर डिजोल्व करते हैं। CH2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड, और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये जो सल्फर है ये क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व हो जाने के बाद में इसका करवाते हैं हम इवापोरेशन। इसको जब हम इवापोरेशन कराएंगे तो जो CH2 होती है वो क्या हो जाती है, वो इवोपरेट हो जाती है, और क्या मिलता है हमें, सल्फर मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया था सल्फर किस टाइप से बनती है। अब इसका हमने एक इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो सल्फर होती है ना, ये पानी में इनसोल्यूबल होती है, पानी में नहीं घुलती है। तो घुलती किसमें है, किसमें डिजोल्व होती है, ये सिर्फ एक ही कंपाउंड में डिजोल्व होती है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड।
कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड ओनली। कौन? सल्फर। सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड ओनली, बट इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी में डिजोल्व नहीं होती, ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। और दूसरा है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी कंडक्टिविटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी सी कंडक्ट कर सकती है। अब जो मोनोक्लिनिक सल्फर है और जो रोम्बिक सल्फर है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। अगर हम सल्फर को गर्म करें, किसको बेटा? अगर हम सल्फर को, जो रोम्बिक सल्फर है हमारे पास में, उसको हम गर्म करते हैं ना, टेम्परेचर कितना रखेंगे? टेम्परेचर रखेंगे 369। रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका मतलब एल्फा सल्फर को हम बीटा सल्फर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर रखना है मोर देन 369 केल्विन। अगर इस रोम्बिक सल्फर का टेम्परेचर हम कितना रख दें? 369 केल्विन के ऊपर करें, तो ये अपने दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। अब इस मोनोक्लिनिक सल्फर का टेम्परेचर हम डाउन कर दें, किससे? 369 से कम कर दें, 369 से इसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो ये अपने प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये जो 369 केल्विन है ना, अगर हम सल्फर का टेम्परेचर कितना रखें? एग्जैक्ट 300